बीए भाग द्वितीय में द्वितीय प्रश्न पत्र में हम अपराध का अध्ययन कर रहे थे। आज हम अपराधों के प्रकार या उसका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। देखिए, अपराधों का संबंध मानव व्यवहारों से होता है। क्योंकि मानव व्यवहार अनेक प्रकार के होते हैं, अतः अपराध भी विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। अपराध शास्त्र ने विभिन्न आधारों पर अपराधों का वर्गीकरण किया, जिनमें प्रमुख हैं उद्देश्य के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण। उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण है वो सदरलैंड ने, बोंगर ने और लेमर्ट ने प्रतिपादित किया। सदरलैंड ने उद्देश्य के आधार पर अपराधों को दो भागों में विभाजित किया, एक साधारण अपराध और दूसरा गंभीर या जघन्य अपराध। साधारण अपराध उन अपराधों को कहते हैं जिनमें 1 वर्ष से कम कारावास, कम अर्थदंड या उसको परिवीक्षा पर छोड़ना या न्यायालय द्वारा उसे चेतावनी देकर छोड़ देना, ये सभी साधारण अपराध साधारण दंड की श्रेणी में आते हैं। साधारण अपराध में हम चोरी, शराबखोरी, मारपीट आदि अपराधों को सम्मिलित करते हैं। अपराध का जो दूसरा प्रकार वह जघन्य व गंभीर अपराध। इसमें अपराध इस प्रकार के अपराध में 1 वर्ष से अधिक कारावास मिलता है, यहाँ तक कि मृत्युदंड दिया जाता है, अन्य कठोर दंड दिए जाते हैं, आर्थिक दंड भी बहुत ज़्यादा दिया जाता है। इसमें हत्या को, बलात्कार, अपहरण, डाकाजनी आदि अपराधों को हम गंभीर अपराध या जघन्य अपराध की श्रेणी में लेते हैं। बोंगर ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराध को 4 श्रेणियों में बांटा। आर्थिक अपराध, इस प्रकार के अपराध का मुख्य उद्देश्य जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, धन प्राप्त करना होता है। गबन, चोरी, डकैती आदि आर्थिक अपराधों की ही कुछ उदाहरण है। बोंगर का जो अपराधों का दूसरा प्रकार है वह यौन अपराध है। इस प्रकार के अपराधों का संबंध समाज द्वारा अमान्य अथवा कानून द्वारा वर्जित तरीके से यौन संतुष्टि करने से है। जैसे बलात्कार, अप्राकृतिक यौन संबंध, गैर कानूनी वेश्यावृत्ति आदि यौन अपराधों के मुख्य उदाहरण हैं। बोंगर द्वारा प्रतिपादित अपराध का तीसरा प्रकार है राजनीतिक अपराध। ऐसे अपराधों का संबंध मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवस्था में असंतुलन लाना अथवा राज्य की शांति को भंग करना है। ये अपराध पर राजनीतिक क्षेत्र में लाभ प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे देशद्रोह, सांप्रदायिकता आदि राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। बोंगर द्वारा अपराध का जो चौथा प्रकार विविध अपराध, इसमें उपयुक्त तीनों श्रेणियों में जो अपराध सम्मिलित नहीं होते हैं उन्हें इस श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि प्रतिशोध की भावना या बदले की भावना, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना आदि इसी अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। लेमर्ट ने अपराधों को 3 श्रेणियों में बांटा उद्देश्य के आधार पर। वह पहला है स्थितिजन्य अपराध या परिस्थितिजन्य अपराध। ऐसे अपराध जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण होते हैं या विशेष परिस्थितियों से बाध्य होकर किए जाते हैं। मनुष्य स्वभाव साधारणतः समाज विरोधी कार्य नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां उसे अपराध के लिए मजबूर कर देती हैं। उदाहरणतः बलात्कार द्वारा प्रभावित महिला द्वारा आत्महत्या करना, भिखारी द्वारा आत्महत्या आदि इसी श्रेणी में आते हैं। भूख और बेरोजगारी से तंग आकर व्यक्ति जब आत्महत्या कर लेता तो यह परिस्थितिजन्य अपराध ही कहलाता है। लेमर्ट द्वारा प्रतिपादित अपराध का दूसरा प्रकार है नियोजित अपराध।
जब व्यक्ति सचेत एवं सुनियोजित रूप से अपराध करता है, जैसे डाका डालता है या चोरी करता है या लूटमार करता है या नियोजित रूप से हत्या करता है, यानी कि किसी ऐसा अपराध जिसके लिए पहले से कार्यक्रम बनाया जाता है या प्रायोजित किया जाता, पूर्व नियोजित किया जाता है कि हमें ये अपराध करना, तो नियोजित अपराध कहलाता है। इस प्रकार के अपराध में मुख्यतः दो तत्व कार्य करते हैं, एक तो व्यक्ति की अपराध करने की इच्छा और दूसरा अपराध करने की पूर्व नियोजित विधि। आधुनिक युग में नियोजित अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जैसे सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके हड़तालें करना, नियोजित रूप से धारा 144 का उल्लंघन करना, सेंध लगाना, डकैती करना आदि नियोजित अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेमर्ट द्वारा प्रतिपादित अपराध का जो तीसरा प्रकार है विश्वासघातक अपराध। इस प्रकार के अपराध विश्वास तोड़ने पर आधारित हैं, अर्थात इन अपराधों में धोखे का तत्व महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है, जैसे ठगी करना, धोखा करना आदि। ये विश्वासघाती अपराध के प्रकार हैं। अब हम सांख्यिकीय आधार पर यदि अपराधों का वर्गीकरण करें तो सांख्यिकीय आधार पर कुछ समाजों में कानून के अंतर्गत अपराधों को 4 भागों में बांटते हैं। व्यक्ति के विरुद्ध अपराध, जिसमें हत्या, बलात्कार, मारपीट आदि को शामिल करते हैं। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जिसमें चोरी, लूट आदि को सम्मिलित किया जाता है। संख्या के आधार पर अपराध का तीसरा प्रकार है वह सार्वजनिक न्याय और सत्ता के विरुद्ध अपराध, जिसमें गबन, धोखा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। और चौथा सार्वजनिक व्यवस्था और सभ्यता के विरुद्ध अपराध, जिसमें मदिरापान, जुआ, वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों का सेवन, उपद्रव आदि को शामिल किया जाता है। भारत में संख्या के आधार पर अपराधों के 3 प्रकार पाए जाते हैं। वे अपराध जो भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत हस्तक्षेप योग्य या दंडनीय है, जैसे कि कत्ल करना, अपहरण करना, डाकाजनी, लूटजनी, सेंध लगाना, चोरियां करना, दंगे फसाद करना, आपराधिक विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना, जालसाजी करना, सभ्यता और सदाचार को प्रभावित करने वाले अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध, प्रशासनिक कर्मचारियों को हानि पहुंचाना, अभित्रास्त आदि। ये सभी जो हैं वो इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत आते हैं। ये अत्यधिक गंभीर अपराध माने जाते हैं। दूसरे वे अपराध जो दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। ये इनके दो उपसमूह हैं, एक तो शांति भंग संबंधी अपराध और दूसरा दुर्व्यवहार संबंधी अपराध, जो साधारण अपराध की श्रेणी में माने जाते हैं, ये मान लीजिए। तीसरा है वे अपराध जो विशिष्ट और स्थानीय कानून के अंतर्गत दंडनीय है। सांख्यिकीय आधार पर अपराधों का वर्गीकरण आपराधिक कानूनों के संहिताकरण के लिए उपयोगी है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण है। किलनोर और क्वेन का इस मामले में मत है। उनका कहना है कि यह वर्गीकरण है अपराधियों, अपराधों की परिस्थितियों, अपराध के उद्देश्यों से के संबंध में मौन है। जो संख्या के आधार पर वर्गीकरण है वह अपराधियों, अपराध की परिस्थितियों और अपराध के उद्देश्य के संबंध में मौन है। दूसरा, यह वर्गीकरण विशिष्टीकरण की एक असत्य धारणा का समर्थन करता है, क्योंकि इसमें निहित आशय यह है कि अपराधी केवल यही अपराध करते हैं जिसके लिए वे पकड़े जाते हैं। इस वर्गीकरण के अपराधों का तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता। और चौथा, वैधानिक रूप से अंकित सभी अपराधी समान माने जाते हैं, अर्थात यह समझा जाता है कि सभी चोर या सभी हत्यारे समान हैं और अपराध के लिए समान सी प्रणाली अपनाते हैं। इस सभी दोषों के कारण अपराधों का वर्गीकरण समाज दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। कलिनोड और क्वेन ने अपराधी व्यवहार की पद्धतियों के आधार पर अपराधों का वर्गीकरण किया, जिसको उसने 8 भागों में बांटा। पहला, हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध है। हिंसात्मक व्यक्तिगत अपराध में हम हत्या, आक्रमण, बलात्कार आदि को सम्मिलित करते हैं। संपत्ति संबंधी आकस्मिक अपराध में हम मोटरों या उनके भागों की चोरी करते हैं, दुकानों से चोरी करते हैं, लोग कलात्मक वस्तुओं को चोरी करते हैं, जाली चेक बनाते हैं, उनको हम शामिल करते हैं। व्यावसायिक अपराध में गबन, कालाबाजारी, झूठे विज्ञापन आदि शामिल किए जाते हैं। राजनीतिक अपराध में देशद्रोही, जासूसी, शत्रु देशों को
गुप्त सूचनाएं पहुंचाना अपने देश की, ये सभी क्या राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आते हैं। और जो सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध है वो है मदिरापान, वेश्यावृत्ति, समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी जिसको कहते हैं, आवारागर्दी, उपद्रवी व्यवहार, यातायात के नियमों का उल्लंघन आदि ये सार्वजनिक व्यवस्था संबंधी अपराध आते हैं। परंपरागत अपराधों में हम डाकाजनी, लूटमार, गिरोह बनाकर चोरी करना, अपहरण करना आदि को सम्मिलित करते हैं। संगठित अपराधों में संगठित जुआ, संगठित वेश्यावृत्ति, दस्युता आदि को सम्मिलित करते हैं। पेशेवर अपराधों में दुकानों में चोरी, जेब कतरी, नकली सिक्के बनाना, नकली नोट बनाना आदि ये सब पेशेवर अपराधों की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त इलियट और मेरिल ने भी अपराधों की गहनता के आधार पर दो भागों में बांटा अपराधों को। वह है कदाचार तथा कम गंभीर अपराध। साधारणतः अपराध या लघु अपराध उसे कहा जाता है जो कि कानून की दृष्टि से गंभीर नहीं होता। उदाहरणतः जुआ, मद्यपान, बिना टिकट यात्रा करना, असावधानी के कारण हुई कोई दुर्घटना आदि लघु अपराध कहे जाते हैं। इस प्रकार के अपराध में व्यक्ति को दंड भी साधारण दिया जाता है, जैसे जुर्माना लगा देते हैं या साधारण छोटी मोटी कैद कर देते हैं। दूसरा इलियट और मेरिल का जो वर्गीकरण हुआ है महाअपराध, जिसको गंभीर अपराध किया जाता है, जिसमें गंभीर अपराध उस अपराध को कहते हैं जिसकी प्रकृति भी गंभीर होती है। जैसे किसी ये नियोजित होते हैं, पूर्व नियोजित होते हैं, जैसे हत्या करना किसी का या बलात्कार करना, देशद्रोह आदि गंभीर अपराध हैं। इन गंभीर अपराधियों के लिए दी जाने वाली सजा भी की प्रकृति भी गंभीर होती है। इसके लिए आजीवन कारावास या प्राणदंड दिए जाते हैं। जेम्स स्टीफन ने इस वर्गीकरण की आलोचना की क्योंकि इससे अपराध के वर्ग अधिक स्पष्ट नहीं होते। इस वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें अपराधियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसे अपराधियों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक व्यक्ति एक सप्ताह महाअपराध कर सकता है तथा दूसरे सप्ताह कदाचार, इसलिए यह वर्गीकरण अधिक उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार अपराधों के वर्गीकरण का अध्ययन हमने आज किया। धन्यवाद।